एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पूरे विपक्ष की सियासत उलट-पुलट कर दी है। यही वजह है कि जो ममता बनर्जी पहले दिन से ही एकजुट विपक्षी उम्मीदवार का दम भरती रही, इसके लिए कोलकाता से दिल्ली तक की दौड़ लगाई, आखिरकार उन्हीं की पार्टी के यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होते ही यशवंत सिन्हा ने राज्यसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा भी दे डाला। लेकिन एनडीए ने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, ममता बनर्जी को यशवंत सिन्हा से ज्यादा योग्य और काबिल द्रौपदी मुर्मू लगने लगी। यही वजह है कि उन्होंने यह कहा कि यदि एनडीए की ओर से पहले ही द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बारे में बता दिया जाता तो हम भी राजी हो जाते और सर्वसम्मति से उन्हें चुना जा सकता था। ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावनाएं ज्यादा होने की बात भी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारा सुझाव तो लिया था, लेकिन अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बताया था। टीएमसी से ही इस्तीफा देने वाले यशवंत सिन्हा को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि हमें पता होता कि वे आदिवासी महिला या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो फिर हम भी विचार करते। हमारे मन में आदिवासी समुदाय के लोगों के प्रति बहुत सम्मान है और वह तो एक महिला भी हैं। उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम के वक्त भी हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारा 16 से 17 पार्टियों का गठबंधन है और हम अकेले ही पीछे नहीं हट सकते, और भी लोग हैं। वहीं ममता बनर्जी की टिप्पणी के बाद यशवंत सिन्हा अधर में फंस गए। अब टीएमसी के सारे वोट उन्हें मिलेंगे या नहीं, इस बात पर भी सवाल उठ गए हैं। ममता बनर्जी की टिप्पणी से कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ईडी के दबाव में पलटी मारने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन में काफी एक्टिव थी। दिल्ली में उनकी ओर से ही विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई गई थी। उनकी पार्टी की ओर से ही यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर कांग्रेस, एनसीपी, सपा समेत सभी विपक्षी दलों ने सहमति जाहिर की थी। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, गोपाल कृष्ण गांधी को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का राज 943 दिनों में ही खत्म हो गया। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में ऐसी भगदड़ मची कि 10 दिनों में ही उद्धव ठाकरे को कुर्सी से नीचे उतरना पड़ा। इसके पहले तक उद्धव ठाकरे और संजय राउत ही नहीं, बल्कि शरद पवार से लेकर कांग्रेस के नेता यह दावा किया करते थे कि यह सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। संजय राउत तो सरकार की मियाद 25 साल तक बताया करते थे, लेकिन खेल हो गया और 2.5 साल में ही उद्धव ठाकरे का बोरिया बिस्तर बंध गया। उद्धव ठाकरे सरकार के पतन पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इस मामले में तंज कसते हुए ट्वीट किया। अशोक पंडित ने ट्विटर पर लिखा कि किसी ने संजय राउत को देखा है क्या? अगर मिले तो उसको इत्तला कर दीजिएगा कि उखड़ गया। फिल्म मेकर के ट्वीट पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा कि सुना है लीलावती हॉस्पिटल गए हैं, मुंह चलाते चलाते मुंह की खा बैठे राउत। पिछले साल जब महाराष्ट्र में कंगना के कार्यालय पर बीएमसी का बुलडोजर चला था, तब संजय राउत ने कहा था कि उखाड़ दिया। उसी बयान को लेकर संजय राउत पर टिप्पणी की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसका हैशटैग भी चल रहा है। इसके अलावा अशोक पंडित ने एक और ट्वीट किया और कहा कि पालघर के साधुओं के परिवार की हाय ने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी। कन्हैया लाल के परिवार की हाय से राजस्थान की सरकार गिरेगी। ये भविष्यवाणी याद रखिएगा। जस्टिस फॉर कन्हैया लाल। एक यूजर ने अशोक पंडित को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की याद दिलाते हुए लिखा कि सुशांत भी है सर जी। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद संजय राउत का कहना है कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई है, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। यह हमेशा से बाला साहब ठाकरे का मंत्र रहा है। हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद भाजपा की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है कि यह तो झांकी है, मुंबई महानगर पालिका अभी बाकी है। इस ट्वीट में देवेंद्र फडणवीस अपने हाथ में बैट लिए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में लगभग 1.5 हफ्ते तक चले सियासी संकट के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
लेकिन नई सरकार बनने के बाद से शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। राज्यसभा सांसद राउत ने कहा है कि उन्हें भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी जाने का ऑफर मिला था। राउत ने कहा कि मुझे भी गुवाहाटी जाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैं बाला साहब ठाकरे का अनुसरण करता हूं, इसलिए मैं वहां नहीं गया। जब सच्चाई आपके पक्ष में है तो डर क्यों है? मजे की बात यह है कि राउत यह खुलासा उद्धव सरकार गिरने के बाद कर रहे हैं, जबकि वो न तो विधायक हैं और न ही लोकसभा सांसद। इसलिए सवाल उठता है कि वो संजय राउत, जो पहले दिन से ही भाजपा और केंद्र सरकार पर जहर उगल रहे थे, उनके बागी शिंदे गुट में शामिल होने से एकनाथ शिंदे को क्या फायदा होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव सरकार गिरने से पहले जो बदजुबानी राउत ने की थी, उसके डैमेज कंट्रोल के तौर पर अब राउत ये बयान दे रहे हों। गौरतलब है कि शिवसेना से बगावत के बाद शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में 8 दिन तक रुके हुए थे। शिवसेना के बागियों के लिए इस होटल के सभी 70 कमरे बुक किए गए थे। वहीं बाहरी लोगों के लिए होटल के रेस्टोरेंट, बैंक्वेट समेत अन्य सुविधाओं पर 22 से 29 जून तक रोक लगा दी गई थी। वहीं संजय राउत ने ईडी के समन पर कहा कि इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक, सांसद होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि जब देश की कोई भी जांच एजेंसी मुझे बुलाती है तो मैं उसके समक्ष जाकर बयान दूं। मुझे बुलाया गया। लोगों के मन में कुछ शंका है कि यह राजनीतिक दबाव में हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। राउत को धन शोधन के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए और 10 घंटे से अधिक समय बाद बाहर निकले। उन्होंने कहा कि उनके मन में शंका थी, टाइमिंग की थोड़ी समस्या है कि यही टाइमिंग क्यों रखी गई। 10 घंटे तक मैं उनके साथ रहा। अधिकारी बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आए। मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको लगता है कि मुझे वापस आना चाहिए तो मैं फिर से आऊंगा। ईडी ने मुंबई की एक चौल के रीडेवलपमेंट और राउत की पत्नी व दोस्तों से संबंधित वित्तीय लेन देन से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए राज्यसभा सदस्य को तलब किया था। एजेंसी ने राउत को 28 जून को तलब किया था। हालांकि राउत ने ईडी के समन को उन्हें पार्टी के विधायकों की बगावत के मद्देनजर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से लड़ने से रोकने की साजिश बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन और भाजपा की जंग होने वाली है। भाजपा और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद अब राज्य में 3 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद पिछले लगभग 1.5 साल से खाली है। भाजपा और शिंदे गुट की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के लिए भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को उतारा गया है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने संयुक्त रूप से शिवसेना के विधायक राजन साल्वी को अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इसीलिए 3 जुलाई को होने वाला विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि शिवसेना के लगभग 2/3 विधायक भाजपा के साथ आ चुके हैं, लेकिन अभी भी शिवसेना में ही है। तो वहीं उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना आधिकारिक तौर पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ है। अगर हम विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो संख्या बल में नई सरकार बनाने वाली भाजपा और शिंदे गुट की राहें आसान हैं। वर्तमान में विधानसभा में कुल 287 विधायक हैं, जबकि विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 288 है। इन आंकड़ों के हिसाब से बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए। वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 106 सदस्य हैं, जबकि शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 39 विधायकों का समर्थन हासिल है। वहीं एकनाथ शिंदे के पास 11 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल है। अगर इन सब आंकड़ों को मिला दें तो यह कुल 156 विधायक हो जाते हैं। वहीं भाजपा के साथ भी करीब 10 निर्दलीय हैं, जिससे आंकड़ा 166 पहुंच जाता है। जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने विधानसभा में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। एमएनएस के पास 1 विधायक है, यानी भाजपा के पास कुल विधायकों के समर्थन की संख्या 167 है। इससे भाजपा का विधानसभा अध्यक्ष आसानी से चुना जा सकेगा। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव को ही गलत ठहरा दिया है।
कांग्रेस का कहना है कि जब विधायकों की योग्यता खतरे में है और उसकी याचिका अदालत में लंबित है तो उन्हें मतदान में हिस्सा कैसे लेने दिया जा सकता है। गौरतलब है कि शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म की जाए। हालांकि कोर्ट इस याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जबकि वोटिंग 3 जुलाई यानी कल है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी से बाहर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश के अगले उपराष्ट्रपति पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं। भाजपा ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ऐसा करके पंजाब के मतदाताओं के साथ साथ पूरे देश के सिख मतदाताओं को एक संदेश तो देगी ही, साथ ही पंजाब की राजनीति में भी मजबूती से अपने पैर फैलाकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चिंताएं भी बढ़ाएगी। वहीं कभी भाजपा के अहम साझेदार रहे अकाली दल को भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए भाजपा के पक्ष में आना पड़ेगा। इस तरह भाजपा अपने इस दांव से पंजाब सहित पूरे देश में राजनीतिक तौर पर एक नई मजबूती हासिल कर सकती है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय करने जा रहे हैं। इसी के बाद से यह चर्चा तेज हो गई है। कैप्टन के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी अच्छे संबंध हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि पार्टी के विलय करने के साथ ही उनकी उम्मीदवारी का भी ऐलान होगा। कैप्टन अभी अपने इलाज के लिए लंदन में हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। वो इस महीने के दूसरे हफ्ते में पंजाब लौट आएंगे। बता दें कि देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है और इससे पहले 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे। इसके लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के बाद 19 जुलाई तक नामांकन भरे जाएंगे। वहीं पंजाब के 2 बार के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 4 बार विधायक के रूप में भी काम किया है और 1980 और 2014 में एक लोकसभा सदस्य के रूप में भी काम किया है। भाजपा कैप्टन के सहारे पंजाब को साधने की कोशिश कर रही है। खासकर सिख समुदाय से नजदीकी बढ़ाने के लिए भाजपा हर दांव खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिख शख्सियतों से मिल रहे हैं। वहीं लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव भी मनाया जा चुका है। कैप्टन पंजाब के सियासी दिग्गज हैं और शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह वो चर्चित नेता हैं। इसीलिए कैप्टन के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा पंजाब की 13 सीटों पर नजर लगाए बैठी है। कृषि सुधार चुनावों के विरोध में किसान आंदोलन के चलते सिख वोटर भाजपा से नाराज चल रहे हैं। वहीं वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। खबरों के अनुसार पीएम मोदी ने सिंह से व्यक्तिगत रूप से बात की थी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि उनकी पत्नी परनीत कौर पटियाला से कांग्रेस के लोकसभा सांसद के रूप में इस्तीफा देंगी। गौरतलब है कि 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कलह के बीच अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपमान का कारण देते हुए सौंपा था। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर नाराजगी जताई थी, जिसके तहत कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस मौके पर उन्होंने यह भी ऐलान किया कि उनकी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा, जिसका अब विलय भाजपा में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर बनी नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। खबर है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब शिवसेना के 14 सांसद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करेंगे। गौरतलब है कि शिवसेना के इस समय लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं, पर 14 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले हैं और एनडीए उम्मीदवार का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद भी शिवसेना के और सांसद शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद हुए विभाजन का असर लोकसभा में भी देखने को मिलेगा और अभी कम से कम 14 सांसद शिवसेना से बगावत करते हुए शिंदे गुट के साथ जाने वाले हैं। वहीं बीजेपी के एक बड़े नेता ने भी दावा किया है कि शिवसेना के संसदीय दल में समानांतर बगावत होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रपति पद के मतदान का इंतजार करिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ कुछ और सांसद शिवसेना में बगावत कर सकते हैं। श्रीकांत शिंदे पहले ही अपने पिता के गुट के साथ शिवसेना से अलग हो चुके हैं। कल्याण से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के अलावा यवतमाल से सांसद भावना गवली ने भी बागी विधायकों के समर्थन में उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। गवली ने अपने पत्र में बागी विधायकों की हिंदुत्व के संबंध में शिकायतों का निवारण करने की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की थी।
वहीं थाने से सांसद राजन बिचारे भी फिलहाल शिंदे के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी होगी, क्योंकि लगभग 2/3 विधायक तोड़ने के बाद अगर 14 सांसद भी शिंदे गुट के साथ चले गए तो शिवसेना पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह पर एकनाथ शिंदे गुट का दावा और मजबूत हो जाएगा और शिवसेना पार्टी पर उनका अधिकार और ज्यादा पुख्ता होगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बागी विधायकों का गुट शिवसेना के चुनाव चिन्ह और झंडे पर जल्द ही दावा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।